जैसे हम मैट्रिसेस में देखते थे, आज हम शुरू कर रहे हैं आइडेम्पोटेंट एलिमेंट से। तो जैसे कि हम मैट्रिसेस में देखते थे, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स हो सकती थी जिसका स्क्वायर करें तो वो मैट्रिक्स खुद ही आ जाए, मतलब कोई चेंज ना हो। तो इसी तरीके से आइडेम्पोटेंट एलिमेंट क्या होते हैं, जिनका स्क्वायर करो तो वही एलिमेंट आ जाए। आप क्यूब करोगे तो क्या आएगा, क्यूब करोगे तो क्या हो जाएगा, ए इंटू ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर तो ए है, तो ए इंटू ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। और ए स्क्वायर क्या है, ए ही हो जाएगा। तो अगर ए स्क्वायर ए आ रहा है, जैसे हमने मैट्रिसेस में देखा था ए स्क्वायर ए आ रहा है, तो उसकी क्यूब भी ए ही आएगा, उसकी पावर 4 भी ए ही आएगा। ठीक है, आप ये प्रोसेस समझ रहे हो, सिंपल सा प्रोसेस है, कितनी भी पावर्स कर लो ए ही आना है। लेकिन हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता, वो एक जनरल सी, चलो ये एक डेफिनेशन है, तो ये एक प्रॉपर्टी है नीचे वाली। ठीक है, ये बस आपके लिए समझनी ज़रूरी है कि कितनी भी फर्दर पावर्स कर लो आपको ए ही मिलेगा। मेन प्रॉपर्टी, मेन डेफिनेशन जो है वो ये कहती है कि किसी एलिमेंट को आइडेम्पोटेंट कब कहेंगे, जब उसका स्क्वायर करें तो वापस वही आ जाए। फॉर एग्जाम्पल, किसी भी रिंग के अंदर ये एलिमेंट होता है जीरो, जिसको हम एडिटिव आइडेंटिटी भी बोल देते हैं। जीरो की शक्ल अलग हो सकती है, मैट्रिसेस के अंदर ये जीरो ऐसा दिख सकता है। क्या ये आइडेम्पोटेंट एलिमेंट है किसी भी रिंग के अंदर? यस मैम। यस, दिस इज एन आइडेम्पोटेंट एलिमेंट, क्योंकि जीरो की प्रॉपर्टी क्या होती है, सिंपल है, जीरो स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। क्योंकि हमने रिंग की एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी। अब ये कहाँ से आया, रिंग की हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी। रिंग कहता था कि किसी भी एलिमेंट ऑफ द रिंग को, कोई भी ए बिलोंग्स टू रिंग है, उसको जीरो से मल्टीप्लाई कर दो, जीरो इंटू ए इंटू जीरो, वो जीरो ही देने वाला है मेरे टर्न में। तो जीरो इंटू एनीथिंग इज जीरो। ये प्रॉपर्टी, बेसिक प्रॉपर्टीज हम कर चुके हैं फर्स्ट या सेकेंड क्लास में, सेकेंड क्लास में देखी थी हमने। सबको यहाँ तक क्लियर है? एक बहुत ही ट्रिवियल एलिमेंट हमने देखा जो आइडेम्पोटेंट होता है, वो होता है आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, बढ़े आगे। नहीं बढ़े आगे, रुक जाए हाँ मैम, ऑब्वियसली। ऑब्वियसली। तो अगर रिंग विद यूनिटी है, रिंग विद यूनिटी है, तो आप कुछ और आइडेम्पोटेंट एलिमेंट्स निकाल के ला सकते हो। हाँ मैम, वो यूनिटी वाला यूनिटी। वो होगा। यूनिटी, यूनिटी अगर रिंग का एलिमेंट है, मान लो जैसे वन से डिनोट करते हैं हम यूजुअली यूनिटी को, बाकी यूनिटी की शक्ल कैसी भी हो सकती है, यूनिटी की शक्ल ऐसी भी हो सकती है 1001। ठीक है, तो यूनिटी का स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है, यूनिटी की खास बात एक होती है कि यूनिटी की प्रॉपर्टी से ही निकल के आता है कि यूनिटी को किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया जाए तो जो हमें रिटर्न में मिलता है वो एलिमेंट ए वापस वही मिल जाता है। तो यूनिटी किसी से भी मल्टीप्लाई करो यूनिटी ही आएगा। तो वन इंटू वन क्या हो जाएगा, वन, किसी भी एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाए यूनिटी की प्रॉपर्टी वो वन ही देगा। तो इसका मतलब यूनिटी और एडिटिव आइडेंटिटी, ये दोनों ऐसे गिफ्ट, फ्री गिफ्ट हैं जो आइडेम्पोटेंट होते हैं। आइडेम्पोटेंट कैसा एलिमेंट है, जिसका स्क्वायर करें और वो खुद ही निकल के ए आ जाए। तो ए स्क्वायर ए को सेटिस्फाई करने वाले दो एलिमेंट्स हमें मिल चुके हैं, ए इज इक्वल टू जीरो और ए इज इक्वल टू वन। जीरो मतलब जीरो नहीं, जीरो मतलब एडिटिव आइडेंटिटी। मैम प्लीज थोड़ा रिपीट कीजिए मैम, मैंने अभी ज्वाइन किया। हाँ एक मिनट। और वन का मतलब हो गया मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। आइडेम्पोटेंट एलिमेंट हम पढ़ रहे हैं। आइडेम्पोटेंट एलिमेंट क्या होते हैं, किसी भी रिंग के अंदर ऐसा कोई एलिमेंट जिसका स्क्वायर करें तो वही एलिमेंट आ जाए। यहाँ पे बॉक्स में हाईलाइट किया गया है ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए। ऐसा एलिमेंट जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे वो आइडेम्पोटेंट कहलाता है। तो हम बस ये देखना चाहते हैं कि ईजिली हमें ऐसा कौन सा एलिमेंट मिलता है किसी भी रिंग में जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करे। तो ये सबसे, जैसे वो मैट्रिक्स नहीं है मैम, जैसे हमने मैट्रिक्स में पढ़ा है मैम, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। हाँ, तो देखो जी मैंने वहाँ मैम। पे साइड में लिखा हुआ है, मैट्रिसेस के केस में जब आइडेम्पोटेंट होती थी मैट्रिसेस तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए होता था। आइडेम्पोटेंट का मतलब होता है नो चेंज, मतलब अगर इंग्लिश मीनिंग में चले जी मैम। कि उसका ऑपरेशन लगाएं और उस पर कोई चेंज ना आए, ए स्क्वायर ए आएगा। इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करके आप ए क्यूब इज इक्वल टू ए की पावर 4 इज इक्वल टू ए ये दिखा सकते हो। तो आइडेम्पोटेंट एलिमेंट ऐसा एलिमेंट हो गया। आप लोग टाइम से ज्वाइन किया करो, ठीक है। 43 हो गए, कोई 40 पे ज्वाइन कर रहा है, कोई 43 पे, फिर आप लोग कहते हो हमारा मिस हो गया।
बाकी किसी वजह से अगर आप लेट हो जाते हो तो रिकॉर्डेड भी देख सकते हो, और कुछ छोटा मोटा मिस हो जाए तो मैं रिपीट कर दूंगी, लेकिन कोशिश किया करो टाइम पे आने की, क्योंकि टाइम की वैल्यू करोगे तो टाइम आपकी वैल्यू करेगा, अदरवाइज ज़िंदगी बस ऐसे ही निकल जाएगी, यस मैम। वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, ये पुराने बच्चे जो हैं इनको टाइम पे आने की आदत है, मुझसे पहले आने की कोशिश करते हैं, पर मुझसे पहले तो यहाँ कोई आ नहीं सकता, तो जहाँ मैं खड़ी होती हूँ वहीं से लाइन शुरू होती है, आप लोग जानते ही हो, क्योंकि मैं ही ज्वाइन करवाऊंगी आपको। ठीक है, जोक्स अपार्ट, मतलब क्लास की फास्ट कर लो आप। क्लास की क्लास की फास्ट कर लो आप। बिल्कुल, फर्स्ट मुझे ही होना पड़ता है ना। ठीक है, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए को सेटिस्फाई जो भी एलिमेंट्स करें, तो हमने देखा ट्रिवियली कौन से एलिमेंट सेटिस्फाई कर सकते हैं। एक तो एडिटिव आइडेंटिटी है, किसी भी टाइप की हो सकती है, मैट्रिसेस में वो मैट्रिक्स की तरह दिखेगी, नंबर्स में वो नंबर की तरह दिखेगी। एडिटिव आइडेंटिटी इज ऑलवेज आइडेम्पोटेंट एलिमेंट। आइडेम्पोटेंट एलिमेंट, और हमने ये प्रॉपर्टी भी की थी। साथ साथ आप देखते जाओ रिंग की प्रॉपर्टीज कहाँ कैसे यूज हो रही हैं। तो हमने ये जीरो स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो दिखाया, पर क्यों होता है, क्योंकि हमने ये वाली प्रॉपर्टी पढ़ी थी रिंग के अंदर, किसी भी एलिमेंट को जीरो से आगे पीछे मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट में जीरो ही मिलता है। फिर हमने देखा रिंग विद यूनिटी के अंदर यूनिटी एक ऐसा एलिमेंट है, ट्रिवियली वो भी इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, क्योंकि यूनिटी का मतलब ही यही होता है कि जब हम किसी भी एलिमेंट ए को यूनिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट में हमें ए ही मिलेगा। 1 × ए या a × 1, आप कुछ भी इसको कह सकते हो। तो इसका मतलब यूनिटी को खुद से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी तो यूनिटी आएगी। इसका मतलब 1² इज इक्वल टू 1, इसका मतलब यूनिटी इज ऑल्सो एन आइडेम्पोटेंट एलिमेंट। बट सिर्फ आइडेम्पोटेंट एलिमेंट की डेफिनेशन कर लेने से बात खत्म नहीं हो जाती। अब आइडेम्पोटेंट एलिमेंट के दो यूजेस आप पढ़ोगे। एक तो आप पढ़ोगे रिंग होमोमॉर्फिज्म, जो मैं आपको अभी नहीं पढ़ाऊंगी। रिंग होमोमॉर्फिज्म थोड़ा सा आगे का टॉपिक है, ये आप पढ़ोगे आइडियल्स, मैक्सिमल आइडियल और वो सब कर लेने के बाद पढ़ाऊंगी मैं। मैक्सिमल आइडियल, प्राइम आइडियल, आइडियल। आइडियल क्या होती है, एक स्पेशल टाइप की सब रिंग होती है, उनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे जब भी हम थ्योरी करेंगे। तो रिंग होमोमॉर्फिज्म के अंदर इसका यूज होगा, और एक्चुअल तो वहीं पे यूज होता है रिंग होमोमॉर्फिज्म के अंदर ही। लेकिन आज जो मैं इसके रिलेटेड कॉन्सेप्ट करा रही हूँ वो है बूलियन रिंग। अब बूलियन रिंग एक ऐसी रिंग है जो कि जिसके सारे एलिमेंट्स आइडेम्पोटेंट होते हैं, यानी कि मैं बोलूँ a² इज इक्वल टू ए होता है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू रिंग। ठीक है, जी मैम। जिसके सारे के सारे एलिमेंट्स आइडेम्पोटेंट होंगे। और देखो सबसे आसान यही है करना, अगर आप जनरली मतलब सिंपल एडिशन और सिंपल मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में किसी रिंग को देख रहे हो तो उसके अंदर 0 और 1 ही ऐसे एलिमेंट्स होंगे। आपको जनरली ऐसे यही दो एलिमेंट्स मिलेंगे जो आइडेम्पोटेंट होंगे, और वैसे और भी हो सकते हैं। अंडर एडिशन मॉड्यूलो अगर आप देखो तो कोई एग्जाम्पल, Z2 अंडर एडिशन मॉडल। Z2 अंडर एडिशन तो आपने देख ही लिया, आपने Z2, मैं अभी आपको दिखा भी लेती हूँ। चलो इसका एक ट्रिवियल एग्जाम्पल देखते हैं बूलियन रिंग का। Z2 अंडर एडिशन मॉड्यूलो 2 एंड मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 2, ये एक रिंग बनती है। Z2 मतलब 0 और 1 इसके अंदर एलिमेंट्स आएंगे। ठीक है, क्या चक्कर है। Z2 के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं, 0 और 1, 0 और एडिशन मॉड्यूलो और मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो हमारे ऑपरेशंस चल रहे हैं। ठीक है, तो 0 का स्क्वायर क्या होता है, 0 ही होता है। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 ही होता है। ठीक है, अब इस रिंग के अंदर एडिशन मॉड्यूलो 2 लेने का क्या मतलब था, एडिशन मॉड्यूलो 2 ऑपरेशन लेने का क्या मतलब था, क्या सिंपल ये रिंग नहीं बनाई जा सकती, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, क्या ये रिंग नहीं बन जाएगी? इसके अंदर भी तो ये 0 का स्क्वायर 0 ही आएगा और 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। यस मैम। Z2 का नाम क्यों दिया मैंने? ये भी तो रिंग बन रही है। मैम हम्म, इस केस में हम बोलो मंदी, मेरा नेटवर्क ठीक है ना? बोलते बोलते आप रुक गए।
वो आपका हमें पता है नेटवर्क ना मैम। क्या? आपका नेटवर्क ठीक है मैम, नहीं तो आपको पता ही था मैं ना कि वो तो काट के आने वाला था। तो ठीक है। और मुझे लग रहा है आपकी आवाज कट रही, मनदीप बोलते बोलते रुक गई या आवाज कट गई? क्योंकि मुझे उनकी पूरी बात सुनाई नहीं दी। माइक ऑफ कर दिया था मैम उन्होंने। अच्छा, ठीक है। सुनो, मेरे को ये बताओ, ये रिंग नहीं है क्या? ये वाला एग्जाम्पल भी तो लिया जा सकता है। यस मैम। यस मैम। ठीक है। क्या ये एडिटिव ग्रुप बन रहा है? 1+1 = 2? क्या 2 इसके अंदर आएगा? सिंपल एडिशन, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। नो मैम। तो क्या ये रिंग है? नो मैम। मैम आपने तो पूरा धमाल कर दिया। आप लोग ध्यान ही नहीं देते, मैं तो सिंपल सी बात पूछ रही थी, आप कह रहे हो यस मैम यस मैम, तभी तो मैं पूछ रही हूँ इतनी देर से। तो ये तो रिंग ही नहीं है ना, इसलिए हमें एडिशन मॉड्यूलो 2 की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है ना, एडिशन मॉड्यूलो 2 एंड मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 2। गॉट इट? सबको बात क्लियर हुई? शायद मनदीप कुछ ऐसे ही बताने जा रही थी। जब भी मनदीप कुछ बताने जाती है, माइक उसका या तो रुक जाती है या माइक रुक जाता है, पता नहीं क्या होता है। तो ठीक है, तो हमें समझ में आ गया सबसे बेसिक वाली कौन सी है बूलियन रिंग, ये वाली हो गई। अच्छा, और मैं क्या कह रही थी, यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताने वाली थी, Z2 अंडर एडिशन। ठीक है। क्या और कोई एग्जांपल आइडेम्पोटेंट एलिमेंट्स के आपको इनके अंदर मिल सकते हैं, जैसे Z4 के अंदर या Z6 के अंदर? इनके अंदर सर्च करने की कोशिश करो। बच्चे बड़े चिल्ला रहे हैं, लगता है होली मना रहे हैं। रुको मैं गेट बंद कर लेता हूँ। मैम आज हुई। हाँ, क्या कह रही थी मैं? Z4 एडिशन मॉड्यूलो 4 इंटू मल्टीप्लीकेशन, ये मैं चेक करना भूल गई क्लास से पहले। चलो चेक करते हैं इनको। इनमें कोई 0 और 1 के अलावा आइडेम्पोटेंट एलिमेंट्स हैं क्या? 0 और 1 तो सबके अंदर है, ठीक है। क्या 0 और 1 के अलावा कोई है इसके अंदर? इसके अंदर तो नहीं होगा। 2 2 जा 4 नहीं है, 3 भी नहीं है, नो मैम। इसके अंदर भी नहीं है। Z4 के अंदर तो नहीं। Z4 के अंदर नहीं है। 0 1 2 3, हाँ 3 का स्क्वायर इसके अंदर क्या आता है? Z6 के अंदर 3 स्क्वायर इज या 9 विच इज इक्वल टू 3। 3 स्क्वायर 3 आ गया किसके अंदर? Z6 के अंदर। तो मतलब और भी आइडेम्पोटेंट एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, पर जब बूलियन रिंग की बात आती है तो बूलियन रिंग सिर्फ इसी तरीके से बनती है। मीन्स हर कोई एलिमेंट होना चाहिए ना मैम आइडेम्पोटेंट। हाँ, तभी मैं कह रही हूँ, मैं सिर्फ आइडेम्पोटेंट एलिमेंट्स निकलवा रही थी आपसे कि क्या 0 और 1 के अलावा भी कोई आइडेम्पोटेंट एलिमेंट है? तो जवाब क्या होगा आपका? यस, बिल्कुल, ऑफ कोर्स। 0 और 1 के अलावा भी आइडेम्पोटेंट एलिमेंट एग्जिस्ट करते हैं। आगे से आपसे कोई पूछे तो आप बता सकते हो ना कि हाँ करते हैं। जी मैम। तो वही एग्जांपल मैं आपको शो करना चाहती थी। वैसे कि जब आप मैम एक क्वेश्चन है। रिंग होमोमॉर्फिज्म पढ़ोगे, एक मिनट निर्मल, रिंग होमोमॉर्फिज्म पढ़ोगे तो आपको 0 और 1 के अलावा और भी आइडेम्पोटेंट एलिमेंट्स चेक करने को मिलेंगे। तो आपको इंटरेस्टिंग लगेगा जब आप होमोमॉर्फिज्म पढ़ोगे। हाँ बताओ। मैम बुलियन रिंग सिर्फ Z2 और मॉड्यूलो 2 प्लस और मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 2, उसके अलावा और कुछ है? हाँ, उसके अलावा हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन जो इसके अलावा बनेगी वो इसी से बनेगी। अभी तक मैंने इसके अलावा कोई और बूलियन रिंग तो नहीं पढ़ी है, तो जितनी बनेंगी वो इसी से बनेंगी। देखो अब कैसे बनेंगी। अगली जो बनेगी, एक Z2 हो गई आपके पास, ठीक है, एक बूलियन रिंग आपने ये कलेक्ट कर ली। एक बूलियन रिंग ऐसे भी बनेगी। क्या ये चेक करो ये बूलियन रिंग है कि नहीं है? Z2 क्रॉस Z2, इसके एलिमेंट्स कैसे होंगे? 0 0। ऑपरेशन आपको पता ही है, ऑपरेशन क्या है? प्लस मॉड्यूलो 2, मॉड्यूलो सॉरी एडिशन मॉड्यूलो 2 एंड मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 2। 0 1 1 0 1 1।
क्या ये चेक करो, चेक करके बताओ अगले 10 सेकंड के अंदर कि क्या ये बूलियन रिंग है। हाँ मैम। यस। इसी इसी तरह आप ये चेक करोगे Z2 क्रॉस Z2 क्रॉस Z2, ये भी आपको पता चलेगा कि एक बूलियन रिंग है। ये भी एक बूलियन रिंग है, ये भी एक बूलियन रिंग है। बूलियन रिंग क्यों है? क्योंकि आप ये तो चेक करो, ये तो आइडेंटिटी है, मतलब एडिटिव आइडेंटिटी है। ये क्या है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, या यूनिटी आप बोल सकते हो इसको। ये और ये भी क्या है? इनका स्क्वायर करके चेक करोगे आप तो इनका स्क्वायर भी इन्हीं के बराबर आ रहा है। तो आप Z2 क्रॉस Z2 कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर दो, आप कोई भी रैंडम सा एलिमेंट ले लो, जैसे Z2 क्रॉस Z2 क्रॉस Z2 क्रॉस Z2, इसके अंदर से मैं एक एलिमेंट उठा लूँ 0 1 1 0, इसको इसी के साथ मल्टीप्लाई किया जाए 0 1 1 0, क्या होगा? आपको क्या मिलेगा? 0 1 1 0। तो जब 1 मल्टीप्लाई होगा तो वो खुद से ही मल्टीप्लाई होगा, और खुद से मल्टीप्लाई होगा तो ऑब्वियसली 1 वाली प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल होगा, क्योंकि 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है। जब 0 मल्टीप्लाई होगा तो भी वो खुद से ही मल्टीप्लाई होगा, तो 0 वाली प्रॉपर्टी का इस्तेमाल होगा, तो 0 स्क्वायर भी 0 है। तो इसका मतलब इसके कोई भी एलिमेंट्स, चाहे Z2 को कितनी बार भी मल्टीप्लाई कर दो, इसका कोई भी एलिमेंट कैसा होगा? हर एक एलिमेंट इसका आइडेम्पोटेंट होगा। तो आप Z2 को जितनी बार भी मल्टीप्लाई करोगे आपको उतनी ही बड़ी आपको बूलियन रिंग मिल जाएगी। तो बूलियन रिंग का ऑर्डर, वैसे ये थ्योरम है पर मुझे देखना पड़ेगा इसका थोड़ा सा प्रूफ। बूलियन रिंग का जो ऑर्डर होता है ना, वो हमेशा इस टाइप से होता है। जैसे Z2, इसका ऑर्डर क्या है? Z2 क्रॉस Z2, इसका ऑर्डर क्या है? Z2 क्रॉस Z2 क्रॉस Z2, इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर तो 2 है, इसके अंदर 4 एलिमेंट्स हैं, इसके अंदर 8 एलिमेंट्स हैं। तो बूलियन रिंग का ऑर्डर 2 की पावर समथिंग ही होता है, ठीक है। और इवन हम एक इनफाइनाइट बूलियन रिंग भी देख सकते हैं, जब हम इसकी इनफाइनाइट कार्टेशियन प्रोडक्ट कर देंगे ना Z2 की, तो ये एक इनफाइनाइट बूलियन रिंग बन जाएगी। तो इनफाइनाइट बूलियन रिंग आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। तो फाइनाइट बूलियन रिंग के केस में हमने इनके ऑर्डर्स देखे, इनके नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखे, और इनफाइनाइट बूलियन रिंग भी हमने देख लिया कि हम कैसे बना सकते हैं। तो यही सबसे आसान तरीका है बूलियन रिंग्स बनाने का। यहाँ तक क्लियर है? जी मैम। ठीक है। अब एक प्रॉपर्टी पढ़ते हैं जो बूलियन रिंग्स के बारे में अच्छी है, कि बूलियन रिंग्स हमेशा कम्यूटेटिव होती हैं। क्या बूलियन रिंग्स के पास हमेशा यूनिटी होती है? यस मैम। मैम ये तो नीड नॉट नेसेसरी होगा नीड नॉट क्यों? मैम। 0 एक तो ट्रिवियल रिंग है। देखो मैं थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करती हूँ आपके दिमाग में। जब आप 0 रिंग को पढ़ते हो ना, तो आपको लगता है कि ये कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी भी तो हो सकती है। क्या यूनिटी इसकी 0 नहीं हो सकती? दिमाग में ऐसी बातें भी तो आ जाती हैं कई बार, किसी के दिमाग में आई हो सकता है जब आप पढ़ रहे हो। आपने एग्जाम्पल सही दिया मेहनत, और आपकी बात बिल्कुल सही है, हमेशा उसके पास यूनिटी हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। उसका एग्जाम्पल ये हो गया जुबैर, आपको क्लियर हो गया ना कि हमेशा यूनिटी हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, उसका ये काउंटर है। जी मैम। और हम अब ये दिखाते हैं कि, दिखाते नहीं है मतलब जो डेफिनेशन है उसको एक बार समझो। जो CRU की डेफिनेशन है, ये CRU नहीं है। क्यों नहीं है ये CRU? क्योंकि जो CRU की डेफिनेशन है वो ये कहती है कि अ रिंग, शायद नोट्स में इस तरीके से मैंने नहीं लिखी है पर मैंने किसी बुक में पढ़ी थी, अ रिंग अदर देन दिस रिंग
इज सेट टू बी रिंग विद यूनिटी, रिंग विद यूनिटी, CRU बोलो ना बोलो उससे फर्क नहीं पड़ता, रिंग विद यूनिटी मेन पॉइंट है यहाँ पे, कम्यूटेट करे ना करे दैट इज अ डिफरेंट पॉइंट। रिंग विद यूनिटी की डेफिनेशन ये लिखी गई है कि रिंग अदर देन दिस रिंग, इस रिंग को रिंग विद यूनिटी नहीं माना जाता, क्योंकि अगर हम इस रिंग को रिंग विद यूनिटी मानेंगे तो प्रॉब्लम एक आ जाएगी कि यही इसकी एडिटिव आइडेंटिटी बन जाएगी और यही मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बन जाएगी, बट ये वैलिड नहीं है। एक ही एलिमेंट को हम मल्टीप्लिकेटिव और एडिटिव आइडेंटिटी नहीं बोलते हैं, और मल्टीप्लिकेटिव के केस में जीरो को तो वैसे भी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी नहीं बोला जाता, इसलिए इस रिंग को छोड़कर कोई भी रिंग रिंग विद यूनिटी तब कहलाती है व्हेन यू नो देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, आपको पता ही है कोई ऐसा एलिमेंट 1 एग्जिस्ट कर जाए, आगे की बात आपको पता ही है। तो इसको कभी ऐसा मत सोचना कि ये तो सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है रिंग विद यूनिटी होने की, जीरो को जीरो से मल्टीप्लाई करो तो जीरो ही मिलेगा, और यूनिटी भी यही कहता था कि 1 यूनिटी तभी होगा जब 1 इंटू ए करो तो ए ही आ जाए, तो यहाँ पे अगर हम इसको यूनिटी मान लें तो क्या प्रॉब्लम है? तो आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि उस केस में फिर आपकी ये दोनों आइडेंटिटी सेम हो जाएंगी, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो हमें इसके अलावा जितनी रिंग्स हैं उसमें यूनिटी विद यूनिटी विदाउट यूनिटी की बात करनी होती है। तो क्लियर है ये पॉइंट? तो बूलियन रिंग्स हमेशा कम्यूटेटिव तो होंगी, हमेशा यूनिटी उनके पास हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि हमेशा कम्यूटेटिव कैसे होंगी। अब बूलियन रिंग है तो उसके अंदर कोई दो एलिमेंट्स होंगे, ए बी बिलोंग्स टू आर, तो ए स्क्वायर भी ए होगा और बी स्क्वायर भी बी होगा, राइट? अब क्या ए प्लस बी आर में आएगा? यस और नो? यस मैम। जी मैम। कि रिंग है तो ग्रुप है, ग्रुप है तो ग्रुप अंडर एडिशन है, और क्लोजर अंडर एडिशन होल्ड करेगा, सिंपल लॉजिक। तो मुझे ये बताओ कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आएगा? ए प्लस बी आएगा, लेकिन a प्लस बी का होल स्क्वायर एक्चुअल में क्या है? ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। a प्लस बी इंटू ए प्लस बी। मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ। क्यों मल्टीप्लाई कर रही हूँ? क्योंकि रिंग के दो एलिमेंट्स हैं, उनको मल्टीप्लाई कर हम इजीली कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, क्या आएगा? a इंटू ए प्लस बी इंटू ए, मतलब मैं ऐसे कर रही हूँ, मेरी आदत है इस तरीके से करने की। फिर a इंटू बी प्लस b इंटू बी इज इक्वल टू a प्लस बी। अब आप क्या प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हो? आपको सिर्फ इतना गिवन है कि ये एक बूलियन रिंग है। नेक्स्ट आप क्या कर सकते हो? कम्यूटेटिव आपको प्रूव करना है, उस स्टेप पे हम धीरे धीरे आएंगे। इस स्टेप से आगे आप क्या कर सकते हो? मैम ए कॉमन निकालेंगे और वहां से बी कॉमन निकालेंगे। मैम बूलियन तो गिवन है ना, तो a इंटू ए हो जाएगा, ये तो a इंटू ए हो जाएगा, वेरी गुड। टू बी बी हो जाएगा और फिर ये कैंसिल हो जाएंगे। a प्लस बी इधर पड़ा हुआ है, इधर क्या पड़ा हुआ है? बी ए प्लस ए बी, बीच में से डॉट लिखो ना लिखो डजेंट मैटर। अब बताओ, अब कैंसलेशन लॉ लग सकता है क्या? यस मैम। क्यों लगा? कि ग्रुप के एलिमेंट हो जाएंगे ना यहाँ पे, फिर ग्रुप की प्रॉपर्टी यूज होगी। ग्रुप अंडर एडिशन है तो ग्रुप मतलब कैंसिलेशन लॉ अंडर एडिशन लगेगा। अंडर एडिशन लगेगा, बिल्कुल अंडर एडिशन ही है सारा काम। अंडर एडिशन कैंसिल करेंगे तो कैंसिल कर देते हैं अपने मन में, ऐसे मन में ये हरी हरी डॉट्स लेके आके। नहीं तो अगर डायरेक्ट मैं काटा मार दूंगी तो मैथ्स बुरा मान जाएगा। तो यहाँ पे आपको बी ए प्लस ए बी इज इक्वल टू 0 मिलेगा। 0 यानी व्हाट इज 0? एडिटिव आइडेंटिटी। पर कोई दिक्कत नहीं है, आप 0 लिखो, बेधड़क लिखो। अब क्या होगा? अब ये लिख सकते हो आप कि ए बी इज इक्वल टू माइनस बी ए, बी इज इक्वल टू माइनस बी ए। दोनों तरफ मैंने क्या किया? माइनस बी ए ऐड कर दिया। अब आप सोचने लगो कि ये कैसे आ गया। दोनों तरफ माइनस बी ए ऐड कर दो तो सिंपली आपको ये मिल जाएगा। अब
अब हमें तो ए बी इज इक्वल टू बी ए प्रूव करना है, पर अभी भी हमारे पास एक ब्रह्मास्त्र है और वो ये है कि ये बूलियन रिंग है। तो हम फिर से कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी, कुछ ना कुछ तिकड़म लगा के इसको मैनिपुलेट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम इस केस में क्या करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, प्री मल्टीप्लाई बाय ए। आप बी से भी कर सकते हो, कोई ए और बी में मैं भेदभाव नहीं कर रही हूँ, आप बी से भी कर सकते हो, ये याद रखना। और इस केस में हम कर लेते हैं, इसी इक्वेशन के साथ कर रही हूँ, एक ही इक्वेशन के साथ ये काम कर रही हूँ, प्री मल्टीप्लाई बाय ए एंड पोस्ट मल्टीप्लाई बाय ए। तो यहाँ पे हम करेंगे तो प्री मल्टीप्लाइंग बाय ए, तो ए इंटू ए बी, ए इंटू माइनस बी है। अब रिंग की प्रॉपर्टीज लगाना स्टार्ट करो, ए बी इंटू ए माइनस बी ए इंटू ए। यस, अब देखो क्या हो सकता है यहाँ पे, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है क्योंकि रिंग है, रिंग है तो जी मैम। एसोसिएटिव लॉ होल्ड करेगा। थोड़ा ध्यान से प्रॉपर्टीज को बड़े प्यार से अप्लाई किया करो, क्योंकि थोड़ा सा हमें कॉशियस रह के करना होता है चीज़ों को। भले ही सारी प्रॉपर्टी बहुत इजी इजी है, बट थोड़ा सा हमें ध्यान दे के करना होता है। तो मैं एसोसिएटिव लॉ है तो ए और ए को मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, बी को अलग से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ। इधर देखो ए इंटू माइनस एक्स की हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि माइनस ए एक्स हो जाता है या एक्स इंटू माइनस ए हो जाता है, कैसे भी हम लिख सकते हैं इसको। तो वही जी मैम। चीज का यूज करके बिल्कुल माइनस बाहर आ जाएगा, इसको ए बी ए लिख सकते हो आप। ठीक है, अभी इतना ही छोड़ देते हैं, कुछ काम लेना होगा तो हम बाद में उसको कर लेंगे। इधर करते हैं ए बी ए। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी से यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस, देखो माइनस कैसे भी मैनिपुलेट हो जाता है, ये माइनस बाहर भी आ जाता है। ठीक है, ये कैसे भी हो जाता है, माइनस ए इंटू एक्स भी हो जाता है, ये हमने सारा प्रूव किया हुआ है प्रॉपर्टी ऑफ रिंग्स में। तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, आप इसको बी ए स्क्वायर लिख पाओगे बाय एसोसिएटिव लॉ, बी ए स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे ए स्क्वायर भी था। अब ए स्क्वायर के बारे में आप क्या जानते हो, जल्दी बताओ। ए स्क्वायर की जगह ए आएगा मैम। ए स्क्वायर की जगह ए आ जाएगा, तो ए बी इज इक्वल टू माइनस ए बी ए, और इधर क्या है, ए बी ए इज इक्वल टू माइनस बी ए, मैंने ये लिख दिया। ठीक है, इसको मैं नाम दे देती हूँ थर्ड इक्वेशन, अभी इसको नाम देंगे सेकेंड इक्वेशन। अभी एक स्टेप थोड़ा सा बाकी है दोनों को कंपैरिजन करने के लिए। अब यहाँ पे माइनस ए बी ए है, तो मैं दोनों तरफ माइनस वन से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, क्योंकि माइनस वन एक इंटीजर है। इसके बेस पे आपको कुछ क्वेश्चंस भी दिए गए थे, बाकी क्वेश्चंस ना भी किए हो आपने तो भी प्रॉपर्टी ऑफ रिंग्स में एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ी थी कि माइनस वन इंटू माइनस वन इज इक्वल टू वन। इज इक्वल टू वन, और इंटीजर से आप दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर सकते हो किसी भी रिंग के अंदर। तो ये इंटीजर वाली प्रॉपर्टी आपको प्रूव करने के लिए भी दी गई थी, और थोड़ा सा इसका हिंट आपको प्रॉपर्टी ऑफ रिंग्स में भी मिल जाता है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगर आप पुराना कुछ भूल गए हो तो जाके रिवाइज कर लेना नोट्स में से, इसीलिए नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं। तो ये आप दोनों तरफ माइनस से एक तरीके से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ये मिलेगा। अब मुझे बताओ सेकंड और थर्ड को कंपेयर करके आपको क्या मिलेगा, या फिर मैं एक, अच्छा सॉरी मैंने क्या कर दिया, कोई बात नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे भी माइनस से मल्टीप्लाई कर सकते थे, बट अब आप कंपेयर करोगे सेकंड और थर्ड को तो आपको माइनस ए बी इज इक्वल टू माइनस बी ए मिल जाएगा। दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करके आप ए बी इज इक्वल टू बी ए प्रूव कर सकते हो। तो यही हम प्रूव करना चाहते थे, इससे हमारी कम्यूटेटिविटी होल्ड हो जाएगी, जो भी स्पेलिंग है। ठीक है, बताओ किसी को कहीं डाउट रह गया हो तो। मैम ऊपर एक जगह है मैम। बताओ। और ऊपर में मैम ने लिखा ना मैम ए प्लस बी होल स्क्वायर, वो ए प्लस बी कैसे है? ए प्लस बी होल स्क्वायर ए प्लस बी कैसे आया, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ए प्लस बी रिंग का एलिमेंट है। जी मैम। रिंग का एलिमेंट, रिंग कैसी है, रिंग की क्या खास बात है। बूलियन रिंग। बूलियन रिंग है, तो बूलियन रिंग के एलिमेंट्स की खास प्रॉपर्टी क्या होती है। जी मैम। समझे। जी मैम।
बुलियन रिंग के एलिमेंट्स का स्क्वायर करेंगे तो वापस वही मिल जाएगा, इसीलिए हमने थोड़ा सा दिमाग लगाया, दो एलिमेंट्स को ऐड किया, उसका स्क्वायर भी उसी के बराबर आ जाएगा क्योंकि वो भी रिंग का एलिमेंट है। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। निर्माल्या और मैनक, आपकी आवाज़ आ रही है? यस मैम, आवाज आपकी आ रही है, हम लोग सुन रहे हैं। समझ में आ रहा है? मैं बता दो। यस मैम। अच्छा, क्या हो गया, हंसी आ रही है बड़ी? इसका माइक बोल रहा है, एकता का है क्या? यस एक तो आपका आवाज नहीं आ रहा है। एक सब कुछ बदल गया, एकता का माइक ही नहीं बदला बस। आपके फर्स्ट, हाँ अच्छा, फर्स्ट सेम के ही पेपर हुए हैं। मैम अगर मैं चला गया। हाँ, मैम अगर ऐसे क्वेश्चन आया कभी, फाइंड आइडेम्पोटेंट एलिमेंट्स ऑफ Z12 मैम, Z2, Z12 सपोज मैम, Z2, हाँ, Z12 12। ये लेंथ ही नहीं हो जाएगा मैम? हाँ, लेंथ ही हो जाएगा, पर इसमें भी थोड़े बहुत तरीके हम लगाएंगे। लेकिन देखो Z12 तो लेंथ ही नहीं होगा, आप Z12 को लेंथ ही मत मानो। मान लो भाई कोई छोटा मोटा एग्जाम देने आप गए, साउ का देने गए, DU का देने गए, उसमें हो सकता है फाइंड आइडेम्पोटेंट एलिमेंट्स आपसे पूछे, तो आप फिर एक एक एलिमेंट को चेक कर लो, कोई ऐसा खास नहीं है। ठीक है, लेकिन एक बात और होती है, नंबर ऑफ आइडेम्पोटेंट एलिमेंट्स निकालने का एक फॉर्मूला भी होता है कि इसके अंदर कितने नंबर ऑफ आइडेम्पोटेंट एलिमेंट्स आएंगे। जी मैम, यही बोलना था मैं। हाँ, उसका एक फॉर्मूला भी होता है, लेकिन वो फॉर्मूला हम रिंग होमोमॉर्फिज्म के टाइम पे पढ़ेंगे। ठीक है, एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है इसका। जी मैम। हर चीज़ के फॉर्मूले बना के गए हैं महान मैथमेटिशियंस, तो चिंता ना करें आपकी सहूलियत के लिए। एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज अ फील्ड। अच्छा, मैं एक चीज़ कह रही थी, आपका एक क्वेश्चन था, आपने ये कुछ सवाल पूछा था, बस आपका यही सवाल था? जी मैम। ये मेरे को बताए कोई, ये क्या ये रिंग है? मल्टीप्लिकेशन और एडिशन मॉड्यूलो 11 इसके ऑपरेशंस है। नहीं है। है। कैसे होगा? एकता बताओ, और भी कोई क्लास में? मनदीप कहाँ गई? यही हूँ मैम। अच्छा, आप तो बोलते बोलते चुप हो गए थे, उसके बाद बोले ही नहीं। बताओ, रिंग है कि नहीं है? मैम 110 या 010? 110। मैम 110 कैसे रिंग होगा? मेरे को तो समझ में 110, 110 था क्या? क्या था? यस मैम। अच्छा, 110 ही था। 110 है रिंग कि नहीं है, बताओ, हाँ या ना, यस और नो। मैम मैम मान लो 1 और 10 को मैं नो ऐड मैम, करूं नहीं होगा क्योंकि तो यह 11 आएगा और हमें पहले। मुझे 0 एलिमेंट मिलेगा, तो 0 एलिमेंट ही नहीं है इसमें तो। जीरो एलिमेंट ही नहीं है इसमें। जी मैम, हम्म, मीन्स ग्रुप नहीं बनाए गए अंडर एडिशन मोड। हाँ, ग्रुप नहीं है ये, रिंग जब भी नहीं ग्रुप ही नहीं है बनाएगा। तो रिंग कैसे होगा? हाँ, रिंग भी नहीं बनाएगा। ठीक है, ये बात तो मैंने ध्यान ही नहीं दी थी उस वक्त जब आपने मुझसे पूछा। तो क्या आपका जी यही डाउट था? नो मैम, ये नहीं था मैम। उसने मतलब हम कहते हैं ना इन जनरल, अगर सपोज मल्टीप्लिकेशन मॉडल 11 होगा हम्म, तो उसमें होते हैं ना मैम सारे एलिमेंट्स। उसने सारे एलिमेंट्स नहीं लिखे थे, मैं वो तभी मतलब नहीं, कंफ्यूज हुआ मैम। ऐसा नहीं होता। एक ये है, मतलब कि मुझे याद नहीं आ रहा वो ग्रुप, मतलब कि एलिमेंट्स बस क्लोजर एसोसिएटिव आइडेंटिटी और इनवर्स को सेटिस्फाई कर जाए। मान लो 5, 10, कई बार ये पूछ लिया जाता है, ये क्वेश्चन कुछ ऐसा ही होता है, ये मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 25, एडिशन मॉड्यूलो 25 के रिस्पेक्ट में ग्रुप है कि नहीं है, ऐसे पूछ लिया जाता है, आपको चेक यस करना मैम। पड़ेगा। आपको वो ग्रुप वाली कंपोजिशन टेबल बना के चेक करना पड़ेगा, ग्रुप बन जाते हैं। ऐसा नहीं है कि Z11 मॉड्यूलो अगर ये ऑपरेशन दे दिया तो एक ही ग्रुप मिलेगा उसके रिस्पेक्ट में। ऐसा नहीं कि Z11 ही मिलता है, इसके अलावा भी मिल सकते हैं। जी मैम।
ठीक है, तो आपको एक कंपोजिशन टेबल बना के चेक करना पड़ेगा। ज्यादातर मैम इनवर्स में फिर फेल होते हैं मैम। इनवर्स में फेल होते हैं बट बन भी सकते हैं, यस मैम। पॉसिबिलिटी है बनने की, कहने का मतलब जी ये। मैम। आप ऐसा मत सोचो, रिजिड मत हो जाओ कि इसके अलावा तो हमने जो पढ़े हैं उसके अलावा कोई बन ही नहीं सकते। नहीं, बिल्कुल बन सकते हैं। ऑपरेशन जी कुछ मैम। भी हो, एलिमेंट्स कुछ भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। बस उन एलिमेंट्स पर वो ऑपरेशन लगने चाहिए, बस इतनी सी कंडीशन होती है। तो अब हम देखते हैं इंटीग्रल डोमेन। फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन एक फील्ड बन जाती है। इसका हम प्रूफ देखते हैं। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक और थ्योरम है कि एवरी फाइनाइट डिवीजन रिंग इज अ फील्ड। उसका हम प्रूफ नहीं देखेंगे, वो थोड़ा लीनियर अलजेब्रा में चला जाता है। एवरी फाइनाइट, इनको बोला क्या जाता है वैसे, वेडनबर्न थ्योरम्स। वेडनबर्न सामने ही दी थी। एवरी फाइनाइट डिवीजन रिंग इज अ फील्ड। ठीक है, तो एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन को हम फील्ड कैसे प्रूव करें? फील्ड प्रूव करने के लिए इंटीग्रल डोमेन में क्या कमी होती है? किस चीज की कमी है कि ये फील्ड नहीं बन पाती? अगर नहीं बनी, कम्यूटेटिव मैम। अब इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन बताए कोई। मतलब इंटीग्रल डोमेन में तो कम्यूटेटिव होता है, बस CRU विथ नॉट डिविजन ऑफ जीरो। CRU प्लस यूनिटी, ये होता है इंटीग्रल डोमेन। मैम हर एक एलिमेंट नॉन जीरो एलिमेंट का इनवर्स होना हर एक नॉन जीरो एलिमेंट का इन्वर्स होना चाहिए। ठीक है, आप सही बोले। तो इसमें अगर हमें फील्ड इसको बनाना है तो हर एक नॉन जीरो एलिमेंट का बस इन्वर्स निकालना है, क्योंकि मैम कम्यूटेटिव रिंग, यूनिटी, सब कुछ है इसके पास। CRU। मैम यूनिटी वाला कैसे होगा? नॉट डिविजन ऑफ जीरो होगा। आप बोलो क्या कह रहे हो। कुछ नहीं। अब ये भी देख लेंगे कि फील्ड के अंदर विदाउट जीरो डिवाइजर ही होते हैं, विद जीरो डिवाइजर नहीं होते। प्रूव कर सकते हो? फील्ड के अंदर दो एलिमेंट्स की प्रोडक्ट अगर जीरो आ रही है फील्ड के अंदर या डिवीजन रिंग के अंदर, दोनों। मैम। वो तो वहां से होता है ना प्रूव मैम, जब हम ये करते हैं एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन। हाँ, एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन, मतलब अगर डायरेक्टली आपको प्रूव करना हो तो उसकी बात मैं पूछ रही हूँ। सिंपली मैम हम विदाउट जीरो डिवाइजर्स के लिए प्रूव करेंगे। हाँ, विदाउट जीरो डिवाइजर आप प्रूव करोगे कि हर फील्ड बिना जीरो डिवाइजर्स के ही होती है। अब कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट आप लेते हो, ए और बी नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं, जैसे डिवीजन रिंग का एग्जांपल ले लेते हैं। हर डिवीजन रिंग इंटीग्रल डोमेन हो ऐसा ज़रूरी नहीं होता। तो अगर कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट्स आप ले रहे हो तो उनका इन्वर्स पक्का एग्जिस्ट करेगा। तो अगर आपने कहा कि a इंटू बी ज़ीरो है, तो जब आप इन्वर्स के साथ मल्टीप्लाई करोगे मतलब उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। ए और बी दोनों नॉन जीरो एलिमेंट है तो उनका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो आप दोनों साइड इन्वर्स मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। तो यहाँ से आप एसोसिएटिव लॉ लगाओगे तो ए इंटू ए इन्वर्स वन आ जाएगा, इंटू बी इज इक्वल टू ए इन्वर्स इंटू जीरो क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो बी आपको जीरो मिल जाएगा। मतलब अगर ए नॉन जीरो यहाँ पे लेके चलना था, मतलब अगर ए नॉन जीरो था तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट किया, और इन्वर्स एग्जिस्ट किया तो इसका मतलब बी जीरो हो गया। तो ये सिंपल सा एक क्राइटेरिया है जिसके बेस पे हम देखते हैं कि अगर एक नॉन जीरो एलिमेंट है तो दूसरा मस्ट बी जीरो। तो दिस इज हाउ वी प्रूव कि फील्ड या डिवीजन रिंग के पास विदाउट जीरो डिवाइजर वाली प्रॉपर्टी होती है। अब हम आगे बढ़ते हैं 1 मिनट के लिए और हम ये देखते हैं कि फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन फील्ड कैसे बनेगी। उसको फील्ड दिखाने के लिए हमें हर नॉन जीरो एलिमेंट का इन्वर्स दिखाना पड़ेगा। तो काम करते हैं, इसके लिए हम दो केसेस बनाते हैं। केस नंबर 1, फर्स्ट केस बनाते हैं a इज इक्वल टू 1। अगर a 1 है तो क्या इसका एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा? 1 मतलब यूनिटी है, ये याद रखना। क्या 1 है यूनिटी, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। 1 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए? मैम वन से ही 1 से ही।
अगर a 1 है तो वो सेल्फ इनवर्स हो जाएगा, यानी a को 1 से ही मल्टीप्लाई करने पर a आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, a इज इट्स ओन इनवर्स, यानी 1 into 1 इज इक्वल टू 1। ठीक है, दूसरा केस देखते हैं अब। अगर a 1 नहीं है तो क्या होगा, a इज नॉट इक्वल टू 1। इस केस को स्टडी करते हैं। अब क्योंकि इंटीग्रल डोमेन का एलिमेंट है ये, a किसके अंदर से आया है, हमारी इंटीग्रल डोमेन के अंदर से, तो इसका मतलब क्लोजर लॉ तो होल्ड करेगा ही इसमें, क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि इंटीग्रल डोमेन है तो रिंग होगी, रिंग है तो क्लोजर लॉ इसमें होल्ड करेगा, क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन एक टाइप से। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, मैं आप कैसे लिख देते, क्लोजर अंडर डॉट, तो इसका मतलब a स्क्वायर, a क्यूब एंड सो ऑन, ये सारे एलिमेंट्स किसके होंगे, इंटीग्रल डोमेन के होंगे। अब इंटीग्रल डोमेन फाइनाइट है, ये याद रखना। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो भी आप पावर्स करोगे, मान लो a की पावर 81 की और a की पावर 99 की, फिर आपने a की पावर 1 लाख कर दी, तो कहीं ना कहीं ऐसा होगा कि एक पॉइंट के बाद जाके रिपीट होने लगेंगे, यानी फाइनाइट एलिमेंट्स ही मिलने चाहिए, पर हम इसकी पावर सारे नेचुरल नंबर करके देख रहे हैं। व्हाट वी आर डूइंग इज कि हम 1 2 3 सारे नेचुरल नंबर्स एक ही पावर्स में रख रहे हैं, यानी उनको इनफाइनाइट टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बट उससे कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप कितने भी एलिमेंट्स मल्टीप्लाई कर लो, आपको मिलने तो फाइनाइट ही हैं, क्योंकि एक पॉइंट के बाद वो रिपीट होने लगेंगे। तो इसका मतलब किसी i ग्रेटर देन j के लिए आपको a की पावर i और a की पावर j इक्वल मिलेंगी। बताओ ये समझ में आया कि नहीं आया? फॉर एनी i ग्रेटर देन j, कोई ऐसे i और j मिल जाएंगे आपको जिसके लिए ये होल्ड करेगा। यहाँ पे ए सारे एलिमेंट को जनरेट करेगा? नहीं, सारे एलिमेंट्स को जनरेट करें ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो मैम वो ए स्क्वायर, मतलब कहने का मतलब ये है कि ये एलिमेंट जो है ये इंटीग्रल डोमेन के अंदर ही आएंगे, बस इतना, सारे एलिमेंट्स आए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ मैम ये तो सही है। हाँ, क्लोजर है तो इसका मतलब इनकी जितनी भी पावर्स होंगी वो सब आईडी के पार्ट ही होंगे, आईडी के अंदर ही आएंगे। तो आईडी के अंदर आएंगे तो कहीं ना कहीं जाके ये कोई ना कोई दो एलिमेंट, कोई ना कोई मतलब पावर्स आपस में, मान लो a की पावर 81 a की पावर 99 के बराबर हो रही हो, ऐसा कुछ हो जाएगा। तो मतलब किसी i ग्रेटर देन j के लिए आप लिख सकते हो देयर एग्जिस्ट i कॉमा j सच दैट फॉर i ग्रेटर देन j ai और aj ये दोनों पावर सेम हो जाए। तो इसका मतलब आप क्या कर सकते हो, a की पावर i माइनस j इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। क्या किया है हमने, a की पावर माइनस j से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया है। ठीक है, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, अब देखो a 1 नहीं था, a 1 नहीं था, तो अगर 1 होता तो i माइनस j 1 हो सकता था, क्योंकि अगर a 1 होता तो 1 की पावर i माइनस j 1 आता, तो इसका मतलब i माइनस j को आप 1 बोल सकते थे, 1 i माइनस j इज इक्वल टू 1 करने पर ही आ जाता। बट यहाँ पे a नॉट इक्वल टू 1 है, तो इसका मतलब एक बात की तो गारंटी है कि ये जो i माइनस j ये ग्रेटर देन 1 होगा। यस मैम। तो अब यहाँ से आप ये बात बोल सकते हो कि a की पावर कुछ करने से 1 आ रहा है, इसका मतलब a की पावर i माइनस j, हाँ, a की पावर i माइनस j माइनस 1 इज द इनवर्स ऑफ a। कैसे बोल रही हूँ मैं ये,
क्योंकि जब आप a को a की पावर i माइनस जे माइनस 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, a की पावर में तो 1 है और इनकी पावर में i माइनस जे माइनस 1 है, तो क्या होगा, ये क्या निकल के आएगा, a की पावर i माइनस जे एंड दैट इज इक्वल टू 1। मतलब ये यूनिटी है ना, तो दो एलिमेंट को मल्टीप्लाई करने से यूनिटी आ रहा है, इसका मतलब ये जो दो एलिमेंट्स हैं ये आपस में इन्वर्स हैं, बस हमें इन्वर्स लेकर के आना था। यस मैम, समझ गया। ठीक है, और बस इंटीग्रल डोमेन आपको ये गारंटी दे देती है कि कोई भी नॉन जीरो एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करने पर कभी भी जीरो नहीं आएगा। ठीक है, तो कभी भी इनको मल्टीप्लाई करने पर, इस टाइप के कोई भी दो एलिमेंट्स मल्टीप्लाई करोगे तो उनको कभी भी मल्टीप्लाई करने पर जीरो नहीं आने वाला, तो उसको हम साथ साथ कॉरेस्पॉन्डिंगली लेके चले। फाइनाइट प्रॉपर्टी कहाँ पे यूज हुई, जब हमने ये बोला कि फाइनाइट है इसलिए कितनी भी इनफाइनाइट पावर्स करते चले जाओ, कोई ना कोई पॉइंट ऐसा आएगा आई और जे, कभी ना कभी ऐसे कोई दो नंबर होंगे जो उनकी पावर में रखने से वो सेम सेम दे देंगे। जैसे मान लो आपकी वैनिश यहाँ पे हो रहे होते ए स्क्वायर ए क्यूब, और ए की पावर 4 करने पर जो आता वो आइडेंटिटी यानी यूनिटी आ रहा होता, तो आप कहते हैं कि ए की पावर 3, ए की पावर मतलब सॉरी ए स्क्वायर ए क्यूब, तो आप कहते हैं कि ए की पावर 3 इक्वल है ए की पावर 7 से, और ए की पावर 4 इक्वल है ए की पावर 8 से। इस तरीके की आप स्टेटमेंट्स देते, तो यहाँ पे ये 3 जो है ये आई का काम करता है, ये 7 जो है ये जे का काम करता है, आई ग्रेटर देन जे है तो ये जे का काम करता है, ये आई का काम करता है, तो ये वाला कंसेप्ट यहाँ पे लगा हुआ है। तो सिंपली हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे इसका इन्वर्स मिल गया, और किसी भी एलिमेंट का इन्वर्स मिल गया तो इसका मतलब ये इंटेग्रल डोमेन क्या बन जाएगी, एक फील्ड बन जाएगी, क्योंकि हर एक एलिमेंट का इन्वर्स हमें मिल चुका है। ठीक है, तो फाइनाइट प्रॉपर्टी वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम ये देखते हैं कि ये फील्ड कब बनती है, ज़रा बताओ। यहाँ तक सबको क्लियर हो तो ज़रा इस पे आओ, और नहीं क्लियर है तो बताओ, पूछो। when n is prime, क्या बोल रहे हो जुबैर? when n is prime, हाँ, that n is field if and only if n is prime। इसको हम प्रूव करते हैं, इसको हम बोल तो बहुत रहे हैं पर इसको एक रिटन लैंग्वेज में प्रूव करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम इसका यूज तो बहुत सारा करते आ रहे हैं शुरू से। तो देखो केस 1 ले लेते हैं, दो केसेस बना के चलते हैं इसके अंदर भी। अगर n प्राइम है और अगर n नॉन प्राइम नंबर है, से कंपोजिट, ठीक है। तो केस 1 अगर n प्राइम है तो मैं ये दिखाऊंगी कि अगर n प्राइम है तो इसमें हम ये दिखाएंगे कि ये आईडी बन जाएगा इंटेग्रल डोमेन। और देखो ये फाइनाइट तो ऑलरेडी होता है, ध्यान से सुनना, अब ऊपर वाले रिजल्ट का थोड़ा सा इस्तेमाल होगा। ये ऑलरेडी फाइनाइट है और मैं इसको बस आईडी प्रूव कर दूंगी, तो आईडी प्लस फाइनाइट क्या हो जाएगा, फील्ड हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब प्राइम लेकर हमने इसको फील्ड प्रूव कर दिया। केस 2 में हम क्या कहेंगे कि अगर प्राइम नहीं है, इफ n इज नॉट प्राइम, तो हम ये प्रूव करेंगे कि ये नॉट आईडी है। और नॉट आईडी के बारे में आप जानते हो कि अगर कोई स्ट्रक्चर आईडी नहीं है तो वो फील्ड भी नहीं बनेगा, ये बात आप जानते हो, क्योंकि आईडी नहीं है तो उसके पास विदाउट जीरो डिवाइजर या विद जीरो डिवाइजर इस चीज़ की कमी होगी, तो वो आईडी नहीं है तो फील्ड भी नहीं बनता। तो हम इस तरीके से प्रूव करेंगे। तो क्या इससे इफ एंड ओनली इफ कंडीशन प्रूव हो जाएगी, प्राइम है तो फील्ड, नॉट प्राइम है तो नॉट फील्ड, यानी कि प्राइम है तो फील्ड, नॉट प्राइम है तो नॉट फील्ड। तो इससे दोनों कंडीशन दोनों तरीके से आप प्रूव कर पाओगे, मतलब ये रिजल्ट इफ एंड ओनली इफ प्रूव हो जाएगा। यस मैम। तो हम पहले वाले केस पर बात करते हैं। पहले वाले केस में अगर n प्राइम है तो देखो
ए और बी Zn से ले लो, लेट ए एंड बी बिलोंग्स टू Zn। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऐसे ले लो सच दैट ए डॉट बी जीरो हो जाए। तो इसका मतलब ए इंटू बी क्या हो जाएगा, एन के हो जाएगा। ऐसा क्यों लिखा बताओ? के कोई इंटीजर हो सकता है यहाँ पे। अगर ए और बी Zn से हैं और ए इंटू बी की प्रोडक्ट मैम एन के इज डिविजिबल बाई एन, तो मैम डिविजिबल बाय, मॉड्यूलो एन करके तो जीरो ही आएगा। यस मॉड्यूलो एन करके तो जीरो ही आएगा। मतलब कहने का सिंपल सी लैंग्वेज में मीनिंग क्या है कि Z5 के अंदर या Z4 के अंदर कोई एलिमेंट की प्रोडक्ट, दो एलिमेंट की प्रोडक्ट जीरो बन रही है, तो इसका मतलब वो 4 का कुछ मल्टीपल आया होगा, तभी तो हम जीरो बोल रहे हैं। 4 इंटू 1 आया होगा, 4 इंटू 2 आया होगा, 4 इंटू 3 आया होगा, कुछ भी आया होगा, तो इसका मतलब तभी तो हम जीरो बोल रहे हैं इसको। तो वही वाली बात यहाँ पे की गई है कि जीरो मतलब एन के मतलब जीरो, नथिंग एल्स। Zn के अंदर तो यही रूल चलता है। तो ए बी अगर एन के बराबर आ गया तो आप बोल सकते हो कि n डिवाइड्स ए और n डिवाइड्स बी। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या कहती थी? किसी भी दो नंबर्स की प्रोडक्ट अगर n के टाइप की आ रही है, हाँ ठीक है, क्योंकि k की एग्जिस्टेंस है ना, ठीक है। देखो k कोई नंबर है, यहाँ पे कोई इंटीजर एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, k तो कोई भी इंटीजर हो सकता है, पर दो नंबर्स a और b की प्रोडक्ट अगर n इंटू के टाइप की आ रही है, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा की ये स्टेटमेंट है कि या तो n a को डिवाइड करेगा या फिर n b को डिवाइड करेगा। ये होती है यूक्लिड डिवीजन लेमा की स्टेटमेंट। आप बिल्कुल जाके देख सकते हो इसको, स्टेटमेंट जैसी है वैसे ही मैंने बता दी है, ठीक है। ये गैलियन में भी आपको मिल जाएगी, जीरो चैप्टर में। तो अगर n a को डिवाइड करेगा तो a इज इक्वल टू nm या nl1 कुछ ऐसा हो जाएगा, और अगर n b को डिवाइड करेगा तो b क्या हो जाएगा, nl2 टाइप का कुछ हो जाएगा। अगर मैं यहाँ a इंटू बी लिखना चाहूँ नेक्स्ट स्टेप में, तो ध्यान से देखो a इंटू बी क्या हो जाएगा, a को मैं पूरा ऐसे nl1 लिख लेती हूँ यहाँ पे, n इंटू l1, और b को एज इट इज रहने देते हैं। सॉरी सॉरी, हाँ ठीक है, सॉरी, इसको करने की ज़रूरत ही नहीं है। अब मेरे को एक बात बताओ कि Zn के अंदर n इंटू समथिंग आ रहा है और Zn के अंदर n इंटू समथिंग आ रहा है, तो उसका मीनिंग क्या है? Zn के अंदर ये काम हो रहा है, मैम वो मतलब वो जीरो है, मतलब a इज n इंटू समथिंग है तो a जीरो ही है, और b भी क्या है, n इंटू सम इंटीजर है तो b भी जीरो ही है। ये तो Zn की Yes, प्रॉपर्टी है, Zn की बिल्कुल सिंपल प्रॉपर्टी। तो आप a इंटू बी जीरो लेकर चले थे Zn के अंदर से, और मतलब n डिविजन अगर जीरो n, नहीं है। यहाँ पे n प्राइम होता है, ये ध्यान रखना, प्राइम होता है तब ये यूक्लिड डिवीजन लेमा लगती है। a इंटू बी इज इक्वल टू प्राइम इंटू सम इंटीजर, तो वो प्राइम या तो a को डिवाइड करेगा या वो प्राइम b को डिवाइड करेगा, ठीक है। ऐसा नहीं होता कि 2 इंटू थ्री इज इक्वल टू 6 इंटू समथिंग हो गया, 6 इंटू लेट से k1 हो गया यहाँ पे। तो ऐसा थोड़ी है कि 6 या तो 2 को डिवाइड करेगा या 3 को डिवाइड करेगा, 6 के लिए तो ये ट्रू नहीं है ना। तो ये प्राइम्स के लिए ट्रू होती है यूक्लिड डिवीजन लेमा कि a इंटू बी सम प्राइम इंटू के आ जाए। यहाँ पे n प्राइम था, प्राइम इंटू के आ गया, तो वो प्राइम या तो a को डिवाइड करेगा या b को डिवाइड करेगा, क्योंकि प्राइम के ज़्यादा फैक्टर्स तो होते नहीं, वो किसी एक को डिवाइड कर लेता है और उसका काम बन जाता है। तो यहाँ से हमने देखा a इंटू बी अगर ज़ीरो आ रहा है और n प्राइम होने की वजह से ये हम स्टेप्स कर पाए, और ये स्टेप करने के बाद हमें समझ में आया कि दो नंबर्स की प्रोडक्ट तभी ज़ीरो आ सकती है, या तो वो एक पहला ज़ीरो हो जाए या दूसरा ज़ीरो हो जाए। बताओ यहाँ तक क्लियर हुआ कि नहीं?
यस मैम, हो गया, समझ में आ गया। ठीक है, अगर केस 2 लेके चलते हैं, अगर n नॉट प्राइम है, इफ n इज नॉट प्राइम, तो अगर कोई नंबर प्राइम नहीं है तो क्या होगा? कंपोजिट होगा। अब कंपोजिट होगा तो इसका मतलब कोई ना कोई ऐसे दो नंबर्स, दो इंटीजर्स आपको मिलेंगे। देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट टू नॉन जीरो इंटीजर्स। अब नॉन जीरो क्यों बोला जा रहा है? नॉन जीरो इंटीजर्स, मैं पूरी लाइन लिखती हूँ पहले फिर बताना। सच दैट कोई भी दो ले लो, m1 m2, नॉन जीरो इंटीजर्स m1 और m2 आपने ले लिए। m1 और m2 दो नॉन जीरो इंटीजर ऐसे मिलेंगे जिनकी प्रोडक्ट क्या आएगी? n। ठीक है, बताओ, बिल्कुल सिंपल लॉजिक से चलेंगे हम इस केस में। केस 2 के अंदर मेरे को ये बताओ कि क्या ये लाइन सही है? अगर n नॉन प्राइम यस नंबर मैम। है और प्राइम नहीं है तो कंपोजिट होगा। कंपोजिट नहीं है तो दो नॉन जीरो की प्रोडक्ट में लिखा जाएगा। कंपोजिट नहीं है, फॉर एग्जाम्पल कंपोजिट नहीं है 12, तो नॉन जीरो नंबर्स की प्रोडक्ट में लिखा जाता है, चाहे वो प्राइम ही क्यों ना मैम हो। कॉम्पोजिट है। हाँ सॉरी, कंपोजिट है, हाँ प्राइम मैम। नहीं है, प्राइम नहीं, कंपोजिट है, तो दो नॉन जीरो नंबर्स की प्रोडक्ट में लिखा जाता है। इसी तरह 6 नॉट प्राइम है, यानी कि कंपोजिट है। नॉट प्राइम है तो दो नॉन जीरो नंबर्स की प्रोडक्ट में लिखा जाता है। डजेंट मैटर वो दोनों नंबर प्राइम हो सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे एक नॉन प्राइम था, एक प्राइम था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्राइम हो चाहे नॉन प्राइम हो, दोनों नॉन जीरो है। ये मैटर करता है, क्योंकि एक भी जीरो हुआ तो n विल बी इक्वल टू जीरो, और वो नहीं चाहते हम। तो इसका मतलब क्या हुआ? m1 इंटू एम टू n आ गया, m1 इंटू m2 जीरो नहीं आ गया, क्योंकि zn के अंदर काम कर रहे हो। m1 इंटू m2 जीरो आ गया ना, n मतलब जीरो। मतलब मॉड्यूलो n 0 होगा। हाँ, मॉड्यूलो n जीरो है, ठीक है, क्योंकि मॉड्यूलो n जीरो है। आप काम किसके अंदर कर रहे हो? zn के अंदर कर रहे हो, तो उसके अंदर तो इसका मतलब जीरो ही है। आप ऐसे लेकिन ही मैम वाला साइन लगा m1 सकते m हो। बट m1 और m2 तो नॉन जीरो थे, उन नॉन जीरो की नंबर्स की प्रोडक्ट जीरो आ गई। इसका मतलब क्या हो गया? रिंग इज, जो आपने रिंग ली है zn, वो कैसी है? विद जीरो डिवाइजर्स नहीं हो गई? यस मैम, तो तो इसका आईडी नहीं बनेगा। हाँ, तो आईडी नहीं बनेगा। आईडी नहीं बनेगा तो फील्ड नहीं बनेगा। ठीक है, तो सारी चीजें इंटर रिलेटेड हो रही हैं। बात समझ में आ गई? अब आपको थोड़ा सा होमवर्क है, एक क्वेश्चन पूछती हूँ मैं आपसे, इसका मुझे कल आंसर बताना। लास्ट क्लास में भी कुछ एक दो क्वेश्चन पूछे गए थे, आपने मुझे बताए नहीं। मैम अंत में बताता था। क्या बताता था? मैं आपकी बात नहीं समझी। मुझे आपको एक वो क्वेश्चन। कहना चाहते हैं कि अंत में बताऊंगा। अच्छा, उसकी हिंदी अभी भी सुधरी नहीं। और देखो, हिंदी के लिए मेरे को उन्होंने पहले मतलब जबरदस्त ट्रोल किया था। कब किया था? वैसे निर्मल्य, आपकी हिंदी ज़्यादा अच्छी है, मैं भी यही कहूँगी। मैं कैरेक्टरिस्टिक कराना चाहती थी आपको, पर मुझे पानी पीना है। बहुत अच्छा चीज है कैरेक्टरिस्टिक। ये पढ़ा हुआ है हमने। हाँ मैम, मतलब मेरा जो बुक है ना, टेक्स्ट बुक एस के मापा का, हम्म। इंटीग्रल डोमेन के पहले पहले ही वो सब दे रखा था। मतलब आइडेम्पोटेंट, नीलपोटेंट और ये वाला कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, ठीक है, एक सेकेंड में। N should be equal to 0 में least positive integer। हाँ, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर से मल्टीप्लाई करके जीरो आ जाए। उसमें finite characteristics, infinite characteristics। हाँ बिल्कुल। जी मैम। कैरेक्टरिस्टिक
स्टैटिस्टिक चलो देख लेते हैं, 10 मिनट का टॉपिक है। मैम वो वाला डिस्कस कर दो, वो आर क्यूब का सब ग्रुप। हाँ, क्यूब का सब ग्रुप निकाला क्या आपने? मैम मैंने एक निकाला, लेकिन होगा कि नहीं पता नहीं। सम ऑफ टू सब रिंग्स, ये तो हमने कर लिया था, नीड नॉट भी कर लिया था। आर क्यूब का ऐसा कोई सब ग्रुप निकालो जो बताओ। बताऊं मैम? एक सबसेट ले लो ऐसे, ए ए कॉमा ए प्लस बी कॉमा बी, where a b belongs to r। एक मिनट, क्या हो गया ये? एकता कुछ तो बताओ। एकता ने एकदम चुप्पी मान के बैठी है। बहुत गलत धारण कर दिया। लगता है उसका लंच टाइम हो गया। नहीं मैम, ये वाला लेक्चर मैंने देखा नहीं। होली खेल रहे हैं। मतलब कि नॉन वर्ब टूट गया एकता का। हाँ मैम आज होली है, हम्म आज होली है। कल है होली। अच्छा हाँ, वही तो बात। रंगों वाली होली तो परसों है ना, परसों? कल होलिका दहन है। मतलब हमारे इधर तो कल ही होली मनाया जाता है। रंगों वाली। हाँ मैम। मैम हम तो कई दिनों से मना रहे हैं। ये हॉस्टल वाले ऐसे ही होते हैं। रंगे बाल लेके वो क्लास में जाते हो क्या? मतलब मुंह ऐसे रंगा पुता लेके। नहीं, हॉस्टल में भी मनाई थी संडे को, और उससे पहले भी, मतलब लास्ट पेपर था डिपार्टमेंट में मनाई थी। अच्छा, वो होली पार्टी होती रहती है डिपार्टमेंट में। तो आप कॉलेज लाइफ में हो तो एंजॉय करो उसको। मैम फिर से कोरोना पोकट हो रहा है क्या? कोरोना क्या हो रहा है? मतलब चीन में फिर से लॉकडाउन हो रहा है, सुन रहा था। अच्छा, पता नहीं, मैंने नहीं सुना, बट इंडिया में तो 2000 डेली के केस आते हैं। यहाँ तो कुछ कोरोना का नामो निशान भी नहीं है। एक दिन आई थी मैम न्यूज कि जून में चौथी लहर आएगी। वो आती है। मैम यूक्रेन और रूस के युद्ध में कोरोना तो बेचारा मर ही गया। दब गया बेचारा, कुचल गया। चौथी लहर पता नहीं आएगी कि नहीं आएगी, ऐसे अटकने लगाई जाती हैं जब तक नया वेरिएंट नहीं आएगा। वैसे ओमनिक्रॉन भी कुछ खास कर नहीं पाया, तो मुझे लग नहीं रहा कि आएगी। आप लोग एक बार कैंपस पहुंच जाओ, उसके बाद आए लहर, आप क्या करते हो? नहीं नहीं, आने नहीं दूंगा। नहाने और नहीं दूंगा। आएगा भी तो भी कुछ नहीं होगा। नहीं होगा कुछ, घबराओ मत ज़्यादा, कोरोना से मत डरो। मैम अब हम लोग घबरा देंगे उसको, कोरोना को ही। हाँ बिल्कुल। अपना सबरिंग बोलो मेनक। मैम नेक्स्ट वीक में जैम का रिजल्ट है नेक्स्ट क्या? वीक एग्जाम का रिजल्ट आ डराओ जाएगा। मत। और कल गेट का रिजल्ट आ जाएगा। अच्छा। क्यों डरा रहे हो मैम? नहीं, गेट का। गेट के लिए आप क्यों डर रहे हो? आपने तो एग्जाम ही नहीं दिया। मैं थोड़ा डर रही हूँ कुछ अच्छा आ जाए। हाँ मैम, हो जाएगा। वो बताओ बताओ, वो एग्जाम्पल बताओ। बताओ मैम ए प्लस बी और बी ए प्लस बी और और सी। बी। बी। नहीं मैम, बी। सी भी ले सी लो बी। तो हो जाएगा। हाँ, सी बी ले लेता तो होगा। हाँ, सी भी हो जाएगा। तो अब मल्टीप्लाई करके देखो आप इस टाइप के नंबर्स को। अब कोई भी नहीं मैम। एग्जांपल लो। देखो एडिशन में तो इस टाइप के एलिमेंट्स हो ही जाएंगे, सब ग्रुप तो ये बन ही जाएगा। सब ग्रुप में कोई टेंशन नहीं है, आप लोग चेक कर लो, सब ग्रुप तो बनेगा मैम अंडर सी एडिशन। नहीं होगा मैम, बी ही लेना होगा। बी ही लेना होगा। यस मैम। क्यों? मैम सी लेकर एक बार देखो। आप मैम करके देखो।
प्लस बी में चेंज कर दिया, मतलब सेकंड पोजीशन पे। अच्छा बी भी तो कुछ डिफाइंड होना चाहिए ना, बी मीन्स व्हाट, ये बी मीन्स व्हाट हो गया यहाँ पे, क्वेश्चन मार्क हो गया, मतलब बी का अड़ोस पड़ोस से कुछ रिलेशन नहीं बैठ रहा, हाँ मैम, तो यहाँ बी उसी ही में लो, बी ही लेना होगा। ज़्यादा सही रहेगा। तो मतलब कि अगर मल्टीप्लाई करें ऐसे एलिमेंट को, यहाँ पे आप 1 ले लो, यहाँ पे आप 1 मत लो, 2 ले लो, 3 ले लो, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, और यहाँ पे आप ले लो 3 ले लो, 1 ले लें, हाँ 3 + 1 4 आ जाएगा यहाँ पे। तो आप मल्टीप्लाई करो, 2 3 जा 6, 5 4 जा 20, 3 1 जा 3, क्या 6 और 3 को ऐड करने से 20 आ रहा है ना मुन्ना ना? तो ये डज नॉट बिलोंग टू आर क्यूब का जो भी आपने सब रिंग ली थी, डज नॉट बिलोंग टू आर। समझ में आया सबके, ये नीला पीला लाल? यस मैम। हाँ मैम। ठीक है, कुछ बच्चे क्लास में नहीं आते, पता नहीं क्या करते हैं, और कुछ बच्चे जी झांक के चले जाते हैं। मुझे बड़ा, इतनी मेहनत से मैं आपको अलाउ करती हूँ और फिर आप लोग चले जाते हो, तो मुझे अजीब लगता है। आज बड़ी सुनी सुनी लग रही है क्लास, मेहनत दिख नहीं रही क्लास में। लेकिन हो ना। और कुछ ऐसा क्वेश्चन दिया था मैंने जो आप डिस्कस करना चाहो, ट्राई किया हो? अब देखो, अगर आप अगले दिन क्वेश्चन नहीं करते हो तो अगले के अगले दिन भी डिस्कस कर सकते हो, ठीक है, लेकिन आप ट्राई मैम जरूर बाकी किया हो करो, गया। 1 दिन 2 दिन लेट, जैसे भी आप ट्राई करो। तो कैरेक्टरिस्टिक का कॉन्सेप्ट मैं आपको बताती हूँ, बढ़े आगे? कुछ पूछना है किसी को? यस मैम, आगे बढ़े। बस मैं छोटा सा कॉन्सेप्ट बताती हूँ, 10 मिनट का है, क्योंकि मैं भी अपना टाइम सेव करती हूँ आजकल। अल्टरनेट डेज पे देखो मैं क्लास ले रही हूँ। पर मैम रिंग का पोर्शन छोटा है क्या? मतलब ग्रुप से तो छोटा ही लगा मेरे को। हाँ ग्रुप से थोड़ा छोटा है, फील्ड करोगे तो थोड़ा सा आगे हो जाएगा, बट लगभग उतना ही समझ लो जितना मैंने ग्रुप आपको कराया था, रिंग फील्ड उतना ही समझ लो आप मिला के। पर ग्रुप वहाँ पे भी नहीं खत्म होता ना, वहाँ पे उसमें वो भी तो आता है, सिलो थ्योरम्स, तो ग्रुप थोड़ा लंबा है। किसी भी रिंग की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? वो छोटे से छोटा लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर such that nx is equal to 0 for all x belongs to R। ऐसा लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर जिसको n इंटू एक्स करें तो 0 आ जाए फॉर ऑल x। अगर ऐसा कोई n एग्जिस्ट ना कर पाए, कोई फाइनाइट एग्जिस्ट ना n कर पाए, तो आप क्या बोलते हो? अच्छा कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है तो मैंने बताया ही नहीं, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, वही लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर जो इस केस में यहाँ पे आपको n के रूप में दिख रहा है, इसी को कैरेक्टरिस्टिक बोला जाता है, और ऐसे कैर करके डिनोट किया जाता है, कैर ऑफ आर या CH ऑफ आर, कई लोग करते हैं ऐसे। तो ये होती है कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक फाइनाइट होती है अगर आपको n मिल जाए, अगर आपको n मिल ही ना पाए तो कैरेक्टरिस्टिक इनफाइनाइट होती है। तो ऐसी कोई रिंग जिसके अंदर फाइनाइट कैरेक्टरिस्टिक मिल जाए, क्या मुझे आप एग्जांपल बता सकते हैं? जैसे कि आपके पास एक रिंग है, रिंग ऑफ रियल नंबर्स, क्या इसके पास कोई कैरेक्टरिस्टिक है? ऐसा कोई इंटीजर है क्या इसके पास जिस इंटीजर को इसके हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई किया जाए और वो 0 दे दे आपको? 0 मतलब क्या? 0 मतलब एडिटिव आइडेंटिटी। मैम ये जो n है ये जरूरी है मैम, ये भी बिलोंग करेगा रिंग में ही? नहीं, इट हैज टू बी एन इंटीजर, रिंग में बिलोंग करे ऐसा कोई जरूरी नहीं। जी मैम। मैम 0 ही तो है, इनको 0 ले लो। रिंग, एक मिनट, 0 नहीं ले सकते, पॉजिटिव इंटीजर लेना है। अच्छा हाँ हाँ। इन तो इनफाइनाइट मैम कैरेक्टरिस्टिक है। मतलब ये इंटीजर आएगा तो रिंग में ही, बट रिंग में आए ऐसा कोई जरूरी नहीं। मैं आपको एग्जांपल भी दे देती हूँ, चलो उसकी बात करते हैं। हाँ बोलो, क्या मिल रहा है हमें इस केस में या इस केस नो में? मैम। नो मैम, नहीं मिलेगा। कोई आप मुझे एग्जांपल बता सकते हो जिसमें मिल जाए? मॉडलो वाले में मैम। मॉडुलो वाले में, जैसे Z5 लिया आपने,
मैम फाइनाइट सेट अगर होगा और मतलब जो रिंग का सेट है तब मिल जाएगा हम लोगों को। फाइनाइट होगा तो मिल जाएगा, इनफाइनाइट होगा तो नहीं मिलेगा। इनफाइनाइट होगा तो फिर मिल सकता है, पर इन जनरल थोड़ा ढूंढना मुश्किल हो जाएगा, मतलब स्पेशल केस में तो मिल जाएगा। Z टू इनफाइनाइट टाइम्स कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। जैसे बूलियन रिंग मैंने आपको बताई थी ना, बूलियन रिंग की। अच्छा, एक होमवर्क है आपके लिए, मैं अभी एक दो बातें और कराऊंगी, बट ये होमवर्क एक बार नोट कर लो, ये आप प्रूव कर पाओगे। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ बूलियन रिंग इज ऑलवेज 2। अच्छा, एक्चुअली कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ नॉन जीरो बूलियन रिंग, जीरो बूलियन रिंग भी होती है ना, उसकी कैरेक्टरिस्टिक 1 ही होती है। जैसे इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, 1 होती है। इस बात पे सब अग्री करते हैं ना, जीरो रिंग की कैरेक्टरिस्टिक ऑलवेज 0, सॉरी 1। जीरो बूलियन रिंग इज ऑलवेज 2। निर्मालिया इनफाइनाइट कब होगी? इनफाइनाइट रिंग हो सकती है क्या विद फाइनाइट कैरेक्टरिस्टिक? बिल्कुल हो सकती है। Z2 क्रॉस Z2 क्रॉस Z2 इस तरीके से कर लो ना। हाँ मैम, वो तो हो जाएगा, मतलब इन जनरल। इन जनरल और वगैरह वगैरह ये सब बातें करते हैं, पहले थोड़ा सा और पढ़ लो इस टॉपिक को। Z5 की कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी? 5। 5 होते हैं। Z5 की कैरेक्टरिस्टिक 5 होगी। कोई भी एलिमेंट उठा लो Z5 का, कोई भी एलिमेंट उठा लो Z6 का, कोई भी एलिमेंट उठा लो Z7 का, जो भी Zn का एलिमेंट आप उठा रहे हो उसको n से ही मल्टीप्लाई कर दो। अब वो n है तो लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि वो रिंग के रिस्पेक्ट में बात नहीं हो रही है। जब आप 5 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो एज इन 5 को आप अलग तरीके से देख रहे हो और इसका एलिमेंट उठा के यहाँ डालोगे 5 इंटू एक्स। तो जब आप ये एलिमेंट एज इन रिंग के अंदर देखोगे, पहले तो आप इसको एज ए लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर देखते हो और फिर मल्टीप्लाई करते हो, लेकिन जब मल्टीप्लाई करोगे आप 5 इंटू एक्स तो जो भी रिजल्टिंग नंबर आएगा वो 0 ही आने वाला है। फिर आप 5 को एज अ रिंग का एलिमेंट देखोगे। ठीक है, दोनों बातें होती हैं यहाँ पे। मैम यहाँ पर n बताना दोबारा क्या है? कहाँ पर? मतलब स्टार्टिंग से ही कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग डिफाइन कर दो। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग एक ऐसा छोटे से छोटा पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव ध्यान रखना, छोटे से छोटा पॉजिटिव इंटीजर है जिसको रिंग के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर कर हमें 0 मिल पाए। 0 मतलब एडिटिव आइडेंटिटी, यानी n छोटे से छोटा वो पॉजिटिव इंटीजर है सच दैट n इंटू एक्स इज 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। तो ये है मेन डेफिनेशन। तो हम क्या कहते हैं कि n ही हमारी रिंग की कैरेक्टरिस्टिक है। क्या हर रिंग के पास कैरेक्टरिस्टिक होती है? जवाब है हाँ। क्या हर रिंग के पास फाइनाइट कैरेक्टरिस्टिक होती है? जवाब है ना। तो कैरेक्टरिस्टिक 2 टाइप की होती है, यहाँ से मैं क्लासिफाई कर देती हूँ। कैरेक्टरिस्टिक होती है 2 टाइप की। दो टाइप की कैरेक्टरिस्टिक होगी, फाइनाइट और इनफाइनाइट। अगर आप ऐसा कोई नंबर ना ढूंढ पाओ, ऐसा कोई n ना ढूंढ पाओ सच दैट n इंटू एक्स करके 0 आए, तो वो कैरेक्टरिस्टिक बोली जाती इनफाइनाइट या 0। दोनों ही नाम दिए जाते हैं, ये नाम है सिर्फ। अब ये मत सोचना कि इनफाइनाइट का मतलब इन्फिनिटी है क्या, नहीं। ऐसा कोई इंटीजर अगर आपको मिल ही ना पाए सच दैट उस इंटीजर से मल्टीप्लाई करो हर एक एलिमेंट को और 0 आ जाए, तो इनफाइनाइट कैरेक्टरिस्टिक बोली जाएगी या 0 बोली जाएगी। और अगर इंटीजर मिल गया तो फाइनाइट बोली जाएगी। अब ध्यान से देखो, माइक म्यूट करो जिसका भी है ऑन। रियल नंबर्स अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, ये जो आपकी रिंग है इसमें ऐसा कोई रियल नंबर, मतलब ऐसा कोई नंबर नहीं एग्जिस्ट करता, ऐसा कोई नेचुरल नंबर नहीं एग्जिस्ट करता कि मैं उस नेचुरल नंबर को किसी रियल नंबर r से मल्टीप्लाई करूं और मुझे 0 मिल जाए। क्या करता है ऐसा कोई नेचुरल नंबर? नो मैम। नहीं करता। क्या कोई इंटीजर के लिए ऐसा n इंटू जेड करूं और 0 मिल जाए? क्या कोई ऐसा नेचुरल नंबर एग्जिस्ट करता है? नो मैम। तो इन दोनों केसेस में और x हाँ,
एक्स मैम हमेशा नॉन जीरो होगा ना? देखो, ये चीज होनी चाहिए फॉर ऑल आर बिलोंग्स टू आर, जीरो भी हो सकता है। ये जो n इंटू एक्स है ना, ये x होना चाहिए हर एक एलिमेंट ऑफ द रिंग के लिए। आप ये मत कंफ्यूज हो कि जीरो हो सकता है, नहीं हो सकता, जीरो भी हो सकता है, बट जीरो जब एक्स जीरो होगा तो एन को तो हम कुछ भी लेके उसको जीरो के इक्वल कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, तो लेकिन उसकी फिर लेकिन जब x नॉन जीरो होगा तब क्या? नॉन जीरो के लिए भी तो होल्ड करना चाहिए ना। यहाँ फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर है, एक हर एक एक्स के लिए एक ही इंटीजर एन मिलना चाहिए। आपको जीरो के लिए तो चाहे कुछ भी मिल गया, वन भी मिल गया, टू भी मिल गया, पर जब मैं एक और एलिमेंट ले रही हूँ रिंग का, जैसे रियल नंबर्स के केस में हम स्टडी करते हैं, रियल नंबर्स में आपने जीरो लिया तो जीरो के लिए आपको कुछ भी मिल जाएगा। यहाँ पे एक्स को जीरो ले लो, कुछ भी मिल जाएगा, उसके साथ मल्टीप्लाई करोगे जीरो आ जाएगा। बट जब मैं एक्स को वन लूंगी तो क्या मिलेगा? यहाँ पे एन इंटू वन करके कभी जीरो आएगा? एक्स को मैं 1.1 लूंगी तो क्या कभी ये जीरो आएगा? तो आपको हर एक रिंग के एलिमेंट के पर्सपेक्टिव से देखना है, ये है इंपॉर्टेंट बात। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर एंड फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जेड, ठीक है? बताओ मनदीप, कुछ कंफ्यूजन रह गया? नो मैम। ठीक है, बस यही समझने वाली बात है और कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। तो रियल नंबर्स के लिए भी हमें कोई ऐसा नंबर नहीं मिलता, इंटीजर्स के लिए भी नहीं मिलता। आप मैट्रिसेस में देख सकते हो, जैसे मैट्रिसेस में मैं कोई एग्जांपल लेती हूँ M2Q का, एक ऐसी मैट्रिसेस का सेट है जिनकी सभी एंट्रीज रैशनल से आ रही हैं। तो क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक आप निकाल सकते हो, मुझे बता सकते हो कि क्या आएगी? फाइनाइट, इनफाइनाइट, और इसकी भी निकालो। दोनों केसेस में आप देखो कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगी, थोड़ा सा एक आपको रिजल्ट बताती हूँ। मैम सेकेंड में तो 8 आएगा, पर पहले के लिए तो थोड़ा Infinite है। इनफाइनाइट आ जाएगा। सेकंड में आप कह रहे हो 8 आएगा, फर्स्ट में इनफाइनाइट। मैम दोनों में इनफाइनाइट। दोनों में मैम एक एग्जांपल करके दिखा दो। ठीक है, अभी करके दिखाती हूँ। किसी और का कोई जवाब देना चाहे कोई तो दे सकता है। मेरा बोलो। इसको आपको पहला होमवर्क एक तो मिल गया है, बूलियन रिंग की कैरेक्टरिस्टिक प्रूव करना, उसमें बूलियन रिंग की प्रॉपर्टीज यूज होंगी, सिंपल। और इसकी कैरेक्टरिस्टिक आपको ढूंढ के लानी है, इसका फॉर्मूला ढूंढ के लाना है। फॉर्मूला नहीं ढूंढ के लाओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। Z2 क्रॉस Z3 के एग्जाम्पल लेना, Z2 क्रॉस Z4 के एग्जाम्पल लेना, Z4 क्रॉस Z7, इस तरीके के एग्जाम्पल लेके सबके हर एक एलिमेंट के लिए आप एक कॉमन नंबर निकालने की कोशिश करना जो कैरेक्टरिस्टिक बन रहा हो, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल Z2 क्रॉस Z3 पे बात करते हैं। मनदीप सबसे पहले मैं ये वाला करा रही हूँ, Z2 क्रॉस Z3। Z2 क्रॉस Z3 के एलिमेंट्स कैसे होते हैं? या मैं आसान सा कोई ले लूँ, चलो 0 0 यही ले लेते हैं। 0 0 0 1 0 2 1 0। मैम एलसीएम ऑफ 2 3 हो सकता है क्या? ये आपको डिसाइड करना है, आप जो भी जवाब लेके आओगे उस पर आपको श्योर होना पड़ेगा। अभी मैं सही और गलत नहीं बता सकती निर्मल्य, क्योंकि बाकी लोगों ने किया नहीं है, ठीक है? मैं भी तो अंदाजा ही लगा रहा हूँ, मेरे को डेफिनेशन नहीं आता है और कुछ नहीं मैम। इसके लिए वो कौन सा नंबर है छोटे से छोटा? देखो हर एक के लिए आप निकालो मनदीप, प्रोसेस बता रही हूँ सिंपल सा, ठीक है? इसके लिए वो कौन से छोटे से छोटा नंबर है, सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर जिसको मैं मल्टीप्लाई करूँ इस एलिमेंट से और वो 0 दे दे। 1 बोल सकती हूँ क्योंकि 1 को इससे मल्टीप्लाई करूँगी तो ऑलरेडी, यस मैम। ठीक है? इसके लिए वो कौन से छोटे से छोटा नंबर है जिसको मैं मल्टीप्लाई करूँ और 0 आ जाए? ये तो 0 ही है, ये कब 0 आएगा जल्दी बताओ?
क्विक। जब 0 2 ले लेंगे मैम नो एलिमेंट नहीं, आप 0 लीस्ट पॉजिटिव। ओके नंबर लेने हैं। हाँ, लीस्ट पॉजिटिव तो मैम इसमें हम 3 ले सकते हैं। 3 ले सकते हैं। आगे बताओ, सब लोग बताओ। इसके लिए हम्म, इसके लिए इसके लिए 3 3 ही ले सकते हैं मैम। ठीक है, आगे बताते जाओ सब लोग। इनका इसके लिए 2 मैम। इसके लिए इसके लिए 2, इसके लिए 6, इसके लिए भी 6। इसके लिए भी, इसके लिए 2 आएगा। मतलब कितनी बार आप इसको ऐड करोगे, आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा है? मल्टीप्लाई करना तो चलो ठीक है एक बार, असल में nx का मतलब क्या होता है? nx का मतलब होता है x x प्लस x प्लस x n टाइम्स। वो कितने खुद टाइम्स? पर ही दर्द हो रहा है। 3 टाइम्स। यस, ऐसा नंबर जिसको मिनिमम से मिनिमम बार मल्टीप्लाई करो, मतलब ऐड करो और 0 आ जाए, हर एक एलिमेंट के लिए होल्ड करना चाहिए। तो यानी कि 1 2 को मैं कितनी बार ऐड करूं, मैं कर करके देख लूंगी। 1 2 को 1 2 से करेंगे तो 2 4 आएगा, फिर और 1 2 ऐड करेंगे तो 3 6 आ जाएगा। तो फिर अब ये 0 तो नहीं आया, 3 6 का मतलब हो गया 3 6 इज इक्वल टू, चलो 3 6 ऐसे ही रहने देती हूँ। फिर 1 2 ऐड करेंगे तो 4 8 आ जाएगा, फिर 1 2 ऐड करेंगे तो 5 10 आ जाएगा, फिर 1 2 ऐड करेंगे तो 6 12 आ जाएगा। तो 6 12 फाइनली 0 आएगा। यानी कि इसमें आपको 1 2, ये 2 था, ये 3 था, ये 4 था, ये 5 था, ये 6 था। तो 6 टाइम्स जब आप इसको ऐड करोगे या 6 से जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तब आपको 0 मिलेगा। क्या ये बात समझ में आई सबको? यस मैम। यस मैम। तो क्या है कैरेक्टरिस्टिक? एलसीएम ऑफ 2 and 3 आएगा फिर तो। निकाल लेना, फाइनल डिसीजन आप लोग अपना बना लेना, बट मैं बता रही हूँ कि इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगी। साफ साफ दिख रही है सबके लिए। इसके लिए 3 है, इसके लिए 2 है, लेकिन 6 सबके लिए काम कर रहा है। अब आपका होगा कि 12 भी तो कर रहा है, 24 भी तो कर रहा है, तो उसको कैरेक्टरिस्टिक। मैम लीस्ट पॉजिटिव है ना मैम 6 ही, हाँ, लेकिन लीस्ट है ना, तो लीस्ट पॉजिटिव तो 6 ही है। फिर कोई कहेगा 3 भी तो कर रहा है, लीस्ट है, पर 3 सबके लिए नहीं कर रहा ना। सबके लिए नहीं है मैम। यस, तो 6 इज द लीस्ट जो सबके लिए काम करेगा। बस ये है फंडा, सिंपल सा। अब मुझे ये बताओ M2Z8 के अंदर क्या आएगी कैरेक्टरिस्टिक? आपको पता होगा जैसे M2 Q के अंदर तो इनफाइनाइट आएगी। क्या ये बात सबको समझ में आई है? यस मैम। रैशनल एंट्रीज हैं, आप कोई भी रैशनल एंट्री वाली मैट्रिक्स ले लो, ठीक है, ABCD, इसको कितनी बार भी ऐड कर दो या किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों कोरिस्पॉन्डिंगली बातें करूंगी मैं कि ABCD को ABCD में कितनी बार भी ऐड कर दो, कुछ नहीं होने वाला, कभी 0 नहीं आने वाला, क्योंकि रैशनल एंट्रीज हैं, क्योंकि सारी प्रॉपर्टी तो रैशनल वाली उठ के आ रही है ना। या किसी भी रैशनल नंबर से आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये कभी भी 0 नहीं बनने वाला, अनटिल और अनलेस इनमें से कोई एक 0 हो जाए। अब यहाँ पे वो वाली बात भी यूज हो जाती है जो इंटीग्रल डोमेन का हमने जो एक जीरो डिवाइजर और नॉन जीरो डिवाइजर वाली बात पढ़ी थी, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि भाई Q और A की मल्टीप्लाई कब 0 होती है, दो नंबर की मल्टीप्लाई कब 0 होती है रैशनल के केस में। सॉरी, ये Q नहीं होगा, यहाँ पे नेचुरल नंबर आएगा, सॉरी। तो n इंटू A, कोई भी नेचुरल नंबर इंटू सम वॉट एवर रैशनल, इनकी प्रोडक्ट कब 0 हो सकती है? अब किसके अंदर काम कर रहे हो? रैशनल्स की दुनिया में। ये कब 0 हो सकता है? ये तभी 0 हो सकता है जब इन दोनों में से किसी एक को 0 होना पड़े। तो कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे नहीं निकल पाएगी आपकी, क्योंकि लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर आपको मिल नहीं पाएगा। तो इसको कैरेक्टरिस्टिक को इनफाइनाइट बोला जाता है या 0 भी बोल दिया जाता है कैरेक्टरिस्टिक को, क्योंकि 0 जब आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तब तो 0 आ ही जाना है। तो 0 कैरेक्टरिस्टिक इनफाइनाइट कैटेगरी में ही आती है, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक का कंसेप्ट बनाया गया था नेचुरल नंबर्स के लिए, 0 के लिए नहीं बनाया गया था। 0 के लिए तो सारे ही होल्ड कर जाएंगे, फिर तो सारी दुनिया की जितनी रिंग्स है सबकी 0 ही कैरेक्टरिस्टिक बन जाएगी, पर ऐसा नहीं होता। कंसेप्ट जो बनाया गया था वो पॉजिटिव इंटीजर के लिए बनाया गया था। अब बात ये आती है कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगी, नीचे वाली की। दो, बाप रे, अभी भी कोई आता है क्या इस टाइम?
बताओ जी, क्या करेक्टरिस्टिक आएगी M2Z8 की। मैं यहीं पे क्लास एंड कर रही हूँ क्योंकि क्लास का टाइम हो गया, वी हैव लिमिटेड टाइम। ओके, एक दो थ्योरम्स रह गई हैं इसमें। मैम 8 ही आएगा लग रहा है। 8 ही तो आएगा मैम। 8 ही आएगा ना? यस Yes, ma'am. मैम, क्योंकि उस हाँ, 8 एक ऐसा नंबर है जिस 8 को हम किसी भी एंट्रीज से मल्टीप्लाई करेंगे। इसकी ABCD एंट्रीज कहाँ से आ रही है? Z8 से। अब Z8 से एंट्री है तो 8 से मल्टीप्लाई करने पर आपको 0 ही मिलेगा, मतलब हर जगह 0 0 0 0। 0 मतलब एडिटिव आइडेंटिटी, मैं बार बार बता रही हूँ आपको, 0 मतलब एडिटिव आइडेंटिटी। इसके रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है हम कल की क्लास में पढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चंस देखेंगे होपफुली। तो आपको जो होमवर्क दिए गए हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ZM क्रॉस ZN वो ट्राई करना, और बूलियन रिंग की कैरेक्टरिस्टिक प्रूव करने की कोशिश करना कि हमेशा वो 2 ही निकलती है। तो ये 2 होमवर्क हैं, बाकी हम कल क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। जो पुराना आपका काम रहता है वो कंप्लीट कर लेना। मैम इसका हम्म, मैम PDF भेज सकते हो?